तो हेलो बच्चों, आज फिर से आपके बीच एक्सरसाइज 3.5 2 4 वाले रैखिक समीकरण का जो है 3.5 चैप्टर लेके आ गए हैं। आशा करते हैं आपको कोई वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल मतलब लगेगा और जो है इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आइए इस एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसकी जो जांच करना है। उसके बाद अगर अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन और वज्र गुणन से ज्ञात करना। उसे जो है अगर अद्वितीय है तो उसका हल जो है वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कब जो है एक अद्वितीय हल होता है, कब कोई हल नहीं होता, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यहाँ पर देखिए इस चीज का जांच करने के लिए हमको कुछ अनुपात की जरूरत होती है, जैसे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। और ये अनुपात जो है निकालने के बाद हम जो है ये पता कर पाते हैं कि किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये जांच कैसे करते हैं, देखिए जब A1/A2 और B1/B2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते तब जो इनका जो है एक अद्वितीय हल होता है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तब एक अद्वितीय हल होता है। जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं लेकिन अंतिम वाले जो है ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते तब इसका जो होता है इसका कोई हल नहीं होता। इस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होता। जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं लेकिन सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं तब जो है इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो हमको जो है ये वाला कंडीशन जांच करना है कि इस तरह का अगर है, जब इस तरह की स्थिति होगी तो उसका अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो उसे वज्र गुणन विधि से इसमें जो दो चर दिए गए हैं एक्स वाई के रूप में उसका मान निकालना। तो पहले तो हमको ये क्लियर करना कि ये अद्वितीय हल होगा या फिर जो है इसका कोई हल नहीं होगा या फिर जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। पहले इसकी जांच करने के लिए इसका रेशियो चाहिए। ये रेशियो निकालने के लिए देखिए समीकरण 1 से A1 B1 C1 का मान निकलता है। ये समीकरण 2 से A2 B2 और C2 का मान निकलता है। तो निकालते हैं कैसे, देखिए ये जो यहाँ पर होता है वो AX प्लस BY प्लस C के रूप में होता है बराबर 0, इस रूप में होता है। इसी में जो X का गुणांक होता है वो A होता है, जो Y का गुणांक होता है वो B होता है और जो अचर पद होता है वो C होता है। समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर इस रूप में जो यहाँ पर क्या लिखा गया है X माइनस 3Y और बराबर में 0 और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर प्लस 0 क्या कि 0 0 मिल रहा था, यहाँ कुछ नहीं तो 0 होगा। इस तरह से यहाँ से जो है इसका मान A का मान क्या होगा, यहाँ पर देखिए X का गुणांक क्या, कुछ नहीं मतलब 1x है। इस तरह से समीकरण 1 से A1 क्या हो गया 1 हो गया। फिर अब जब B1 निकालेंगे तो देखिए इसका गुणांक क्या है 3 है और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस यानी कि माइनस में 3 है। फिर उसी तरह से C1 निकालेंगे तो C1 का मान क्या है 0। आशा करते आप ये समझ गए। अब जैसे समीकरण 1 से 1 1 1 था A1 B1 C1, उसी तरह से अब समीकरण 2 से A2 B2 और C2 होगा। चलिए अब इस चीज को निकालते हैं। तो फिर से देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। समीकरण 2 है हमारा 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर में 0, ऐसा दिया गया। इसमें देखिए x का गुणांक जो है वो क्या है 3 है, तो A2 का मान जो हो गया 3 हो गया। फिर y का गुणांक क्या है 9 है और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस में, यानी कि माइनस में 9 है। फिर अचर पद क्या हो गया यहाँ पर c का मान क्या है 2 और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, नहीं माइनस में, ये माइनस में।
ये हमारे निकल गया। अब इससे हम उस तरह का अनुपात की जांच करते हैं। तो सबसे पहले A1/A2, A1 का मतलब 1 बटा A2 का मतलब 3, ये 1/3 है। अब आगे चेक करते क्या B1 और B2 आपस में बराबर है, तो B1 का मान -3 और B2 का मान -9। ये देखिए यहाँ पर माइनस माइनस खत्म और 3 से ये 9 3 बार में कट गया। इस तरह से यहाँ भी जो है ये ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे में 3 आया, ये भी 1/3, ये भी 1/3। यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पर ये दोनों आपस में इस तरह से बराबर हो गए। अब बराबर होने के बाद क्या अगला बराबर होता है या बराबर नहीं होता उसका भी जांच करना है। अब है C1/C2, C1 का मान क्या है 0 बटा C2 का मान क्या है -2। आपको यह मालूम होगा कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते चाहे वो धनात्मक हो ऋणात्मक हो उसका मान सदैव 0 आता है। यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों तो आपस में बराबर है लेकिन ये तीसरा पद आपस में बराबर नहीं है। और जब ये दोनों बराबर हो और तीसरा पद आपस में बराबर नहीं हो तब इनका क्या था, कोई भी हल नहीं होता। इस तरह से इसका कोई हल नहीं हुआ। आशा करते आप इस चीज को समझ गए। यहाँ पर लिख देंगे यही लाइन को, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, अतः इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं। आशा करते आप इस चीज को समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इसी का दूसरा सवाल है। इसमें दिया गया है, यह हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से A1 2 B1 1 और C1 माइनस में 5। उसी तरह समीकरण 2 से A2 3 B2 2 और C2 -8। अब इसका जांच करते हैं कि A1/A2 और B1/B2 आपस में, पहले A1/A2 निकालते तो A1 का मान है 2/A2 का मान है 3, ये 2/3 है। उसी तरह से B1/B2, B1 का मान है 1 बटा B2 का मान है 2। यहाँ पर देखिए 2/3 और 1/2 ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस स्थिति में क्या होंगे, अतः आपको ऐसा में बताए थे जब इस तरह का कंडीशन होता है तो इसका जो एक अद्वितीय हल होता है, अतः एक अद्वितीय हल होंगे। और जब एक अद्वितीय हल होंगे तो इसमें और भी बोल रहा है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। अब इसको जो है वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो वज्र गुणन विधि का एक फॉर्मूला होता है जो कि इसमें जो चर दिए गए रहते हैं, जैसे कि इसमें x और y यही दो चर दोनों में दिए गए हैं। यही पहला चर बटा फिर आगे दूसरा चर बटा फिर आगे 1 बटा, इस तरह से होता है। और नीचे में जो है ये 12 और 21 माइनस में फिर से 12 और 21, ये फॉर्मूला जो लिख रहे हैं। अब ये कैसे 12 और 21 होता है ये भी आपको हम समझाते हैं। तो देखिए ये जो 12 21 होता है ये तो आप समझ गए। पहला में होता है BC, B और C, B और C, पहला में हुआ BC। दूसरा में होता है CA, तो देखिए C और A, C और A। और तीसरा में होता है A और B, तो A B A B। इसका अर्थ है ये जो हम 12 21 लिखे थे वो 12 में से एक जो है B के लिए, 2 जो है C के लिए, एक जो है C के लिए, 2 जो है A के लिए, एक जो है A के लिए, 2 जो है वो B के लिए। और ये जो है B1 C2 B2 C1 ये सभी जो मान यहाँ से आएंगे। C1 A2 तो यहाँ देखिए C1 यहाँ से A2, C2 A1 यहाँ से C2 और यहाँ से A1, A1 B2 तो देखिए A1 और B2, फिर यहाँ से A2 B1 तो A2 यहाँ से B1।
तो ये सभी मान यहाँ से आप रखे जाएंगे, तब जो जाके इसको हल कर सकते हैं। तो ये वज्र गुणन विधि का जो है नियम का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला को यहाँ पे लिख दिए। अब इसको जो है इसमें मान को रखकर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूला पर आधारित पहला प्रश्न बता रहे हैं, इसलिए इस फॉर्मूला के बाद इसका जो है मान भी हम यहाँ पर रख के गुणनफल के रूप में आपको दिखाते हैं। और लेकिन अगले प्रश्न से जो है यहाँ पे डायरेक्ट ये जो मान यहाँ पर जो भी होंगे उस मान को डायरेक्ट गुणा करके आपको लिख के बताएंगे। इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। तो देखिए ये x बटा यहाँ पर b1 c2 है, तो देखिए b1 का मान 1 है गुना c2 का मान जो है -8 और फिर माइनस है तो माइनस, फिर आगे है b2 c1, b2 का मान जो है 2 है और c1 का मान जो है -5 है, 2 गुना -5 फिर बराबर y बटा c1 a2। देखिए c1 का मान -5 है और a2 का मान 3 है, तो -5 गुना 3 फिर माइनस है तो फिर से माइनस, फिर c2 a1, c2 का मान -8 है और a1 का मान 2 है। ये देखिए आप -8 गुना 2, यहाँ पर 2 माइनस एक साथ आ रहा है, इस माइनस को जो है ब्रैकेट में कर दें संख्या के साथ। फिर आगे है 1 बार a1 b2, a1 का मान 2 है और b2 का मान भी 2 है, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2 फिर माइनस a2 b1, a2 का मान जो है 3 है और b1 का मान जो है 1 है, तो हो जाएगा 3 गुना 1। इस तरह से देखिए संख्या लिखने के बाद आप जो है इसको गुणा करते हैं, लेकिन अगले स्टेप में जो है डायरेक्ट इस संख्या को यहीं पर गुणा करके ही लिखेंगे। कैसे देखिए संख्या यहाँ पर अभी लिखे तभी गुणा करना आसान है, यहाँ से गुणा करना और भी आसान रहेगा। तो कैसे ये दोनों को जैसे गुणा करेंगे तो ये प्लस में है माइनस में प्लस माइनस माइनस 1 गुना 8 8, फिर यहाँ माइनस में यहाँ माइनस में माइनस माइनस प्लस 2 बचे 10 फिर बराबर y बटा यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में प्लस माइनस माइनस पूछ दिया 15, फिर आगे यहाँ माइनस और यहाँ ये तो माइनस माइनस ही रहेगा, फिर यहाँ ये माइनस में ये प्लस में प्लस माइनस माइनस और 8 दूना 16। इस तरह से देखिए दो चिन्ह एक साथ आ रहा है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, या अगर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो ये माइनस मिलके जो है प्लस हो जाएगा। फिर आगे 1 बाय 2 दूना 4 और यहाँ माइनस 3 एकम 3, इस तरह से हो गया। आप देखिए यहाँ पर ये x बटा माइनस में 8 और प्लस में 10 यानी कि ये जो है मान 2 आ जाएगा। फिर y बटा माइनस में 15 प्लस में 16 इसका मान 1 आ जाएगा। फिर 1 बटा 4 माइनस 3 1 आ गया। इस तरह से होने के बाद जो है एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, एक बार जो है इसको इसके बराबर करेंगे। इस तरह से जब इसको इसके बराबर करेंगे तो x का मान, जब इसको इसके बराबर करेंगे तो y का मान। इस तरह से दोनों चर का मान निकल जाएगा, यही हुआ हमारा वज्र गुणन विधि। आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहला करना पहले वाले पद को अंतिम वाले पद इन दोनों को बराबर करना। तो यहाँ पर कोना को गुना करेंगे, x को 1 से गुना करेंगे तो x, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो इस तरह से x का मान हमारा निकल गया कितना 2। चलिए अब दूसरा पद को अंतिम पद के बराबर करते हैं। ये है y बट्टा 1 बराबर यहाँ पर है 1 बट्टा 1। फिर से यहाँ कोना को गुना, y को 1 से गुना करेंगे तो y, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। इस तरह से y का भी मान निकल गया 1। इस तरह से x और y का मान निकल गया। यही वज्र गुणन विधि था जिससे हमको x और y दो चर दिए गए थे। यहाँ ध्यान रखना आपको, ये जो चर दिए गए रहते हैं वही ऊपर रहता है x और y के रूप में। अगर यहाँ पर x y की जगह a और b दिया गया रहेगा, यहाँ a b के रूप में होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। आशा करते आप इसको आप काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। फिर से इसमें जांच करना, समीकरण 1 से a1 b1 और c1 का मान निकलेगा, और समीकरण ये जो 2 होने वाला है इससे a2 b2 और c2 का मान निकलेगा। ऐसे में जब इसका अद्वितीय हल होगा तब हमको वज्र गुणन विधि से आगे हल करना है। आइए इसको चेक करते हैं। तो देखिए a1 का मान जो है 3 हो जाएगा, b1 का मान माइनस में 5 हो जाएगा और c1 का मान जो है माइनस में 20 हो जाएगा। चूंकि ये जो है बराबर किस साइड है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, यहाँ पर चिन्ह इसका बदल जाएगा उस तरह से।
फिर उसी तरह से A2 का मान जो है 6 हो जाएगा, B2 का मान जो है -10 हो जाएगा और C2 का मान जो है -40 हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी तुलना करते हैं तो देखिए A1 बाय A2, जहाँ पर A1 का मतलब है 3, A2 का मतलब है 6, इसको जब 2 बार में काटेंगे तो आ गया 1/2। फिर देखते हैं B1 बाय B2, B1 का मान है -5 और B2 का मान है -10। यहाँ पर ये माइनस माइनस खत्म, 5 से 2 बार में यह हो गया 1/2। यहाँ पर देखिए ये दोनों मान बराबर आ गया, तो तीसरे मान को भी जांच करना, C1 बाय C2, और C1 का मान जो है -20 और C2 का मान जो है -40। फिर से माइनस खत्म और ये जो है 0 से 0 और 2 से 2 बार में ये भी आ गया 1/2। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तीनों ही आपस में बराबर आ गए, चूंकि A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 और इक्वल टू C1 बाय C2। अतः जब तीनों बराबर रहते हैं इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे, और जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो यही इसका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि आगे हमको बोला गया था अगर वही द्वितीय हल होता है तो बचे गुणनखंड विधि से जांच करना है, तो द्वितीय हल हुआ नहीं, इस तरह से इसका जांच करनी है। आशा करते हैं आपको ये चीज भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। फिर से हमारा उसी तरह का प्रश्न है, बस जो है थोड़ा इसमें टाइप चेंज है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1, जिससे A1, B1 और C1 इसका मान निकलेगा, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, जिससे A2, B2 और C2 का मान निकलेगा। तो देखिए A1 का मान हो जाएगा 1, B1 का मान हो जाएगा -3 और C1 का मान हो जाएगा -7, क्योंकि वो पहले से बराबर के लेफ्ट साइड में किया हुआ है। उसी तरह से यहाँ A2 का मान हो जाएगा 3, B2 का मान हो जाएगा -3 और C2 का मान हो जाएगा -15। आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। यहाँ से आप तुलना निकालते हैं, अनुपात A1 बाय A2, जहाँ पर A1 का मान 1 और A2 का मान 3 है, ये 1/3 हो गया। अब B1 बाय B2, जहाँ पर B1 का मान -3 और B2 का मान भी -3, ये दोनों जो है सेम खत्म हो गए, ये जो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ था, अगला पद हमको निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ से ये हो गया A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, अतः एक अद्वितीय हल होंगे, एक अद्वितीय हल होंगे। समझ गए? जब एक अद्वितीय हल होंगे तो हम बताया जा रहा है, जब एक अद्वितीय हल अगर स्थिति आ रहा है तब उसे बीजगणित विधि से ज्ञात करना। अब इस प्रश्न को बीजगणित विधि से हल करना है। यहाँ पर देखिए फिर से चर के रूप में x और y है। यहाँ पर बीजगणित विधि का फॉर्मूला जो होता है, जो चर दिए गए रहते हैं वही चर के बटा में जो है, यही चर के बटा में यहाँ पर 12 और 21 का फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर ये x बटा 12 21 बराबर y बटा यहाँ पर भी 12 21, फिर आगे 1 बटा 12 और 21, ये फॉर्मूला होता है, जिसमें पहला में जो है b और c होता है, ये BC हो गया। दूसरा में C और A होता है, ये CA हो गया। और तीसरा में जो होता है वो A और B होता है, वो A और B हो गया। और सभी के बीच में जो है माइनस का चिन्ह होता है इस तरह से, और ये दोनों आपस में गुणा के रूप में है और बीच में जो है माइनस के रूप में। अब इसको हल करते हैं, ये जो मान B1 C2 B2 C1 ये सभी का मान यहाँ से आएगा और ये सभी मान यहाँ से आया है। आइए इसको रखते हैं, ये हो गया x बटा B1 C2, B1 का मान जो है -3 और C2 का मान जो है -15, दोनों जब यहाँ पर गुना करेंगे
B1C2 को, ये माइनस माइनस प्लस और 15 तिया 45 हो जाएगा। आपको पिछले प्रश्न में बताया था, ये जो गुना के रूप में आप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट गुना करेंगे जो है, फिर माइनस है तो माइनस, फिर B2C1, B2 यहाँ है, C1 यहाँ, इन दोनों को गुना करना है, माइनस माइनस प्लस और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, इस तरह से हो गया। फिर बराबर y बटा C1A2, C1 का मान यहाँ है, A2 का मान यहाँ, इन दोनों को गुना करना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस में आएगा, और यहाँ 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 आएगा, माइनस 21, फिर यह माइनस है, फिर यह माइनस, फिर C2A1, C2 यहाँ है, A1 यहाँ, इन दोनों गुना करेंगे तो माइनस 15 और प्लस में 1, फिर से प्लस माइनस माइनस में आएगा, और 15 एकम 15, ये दोनों चिन्ह को एक साथ जो है माइनस माइनस मिला के प्लस कर देंगे, या अगर प्लस नहीं करते हैं, ये जो माइनस है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, अगले स्टेप में इसको फिर ब्रैकेट हटाएंगे, फिर से माइनस माइनस प्लस करना होगा, उससे अच्छा है कि जो हम अभी प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब आगे 1 बटा A1 B2, A1 का मान जो है 1 है और B2 का मान -3 है, फिर ये प्लस माइनस माइनस 1 तिया 3, माइनस में 3 है, फिर माइनस A2 B1, A2 का मान 3 और B1 का मान जो है -3, फिर से 3 और -3 है, फिर प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, माइनस में 9, और ये फिर से माइनस माइनस मिल के जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे होंगे x बटा 24 बराबर y बटा -6 बराबर 1 बटा 6, इस तरह से हो गए। अब इसमें जो है बारी बारी से सभी का तुलना करना है, पहले को अंतिम के बराबर, फिर दूसरे को अंतिम के बराबर करके, पहला में जो x के रूप में चर है इसका मान आएगा, दूसरा में जो y के रूप में चर है इसका मान आएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं, यहाँ पर इसको हल करने पर जो है पहले को अंतिम वाले के बराबर करेंगे, यहाँ पर ये पहला वाला हो गया x बटा 24 बराबर में अंतिम वाला हो गया 1 बटा 6, यहाँ कोना कोनी गुना करेंगे, या फिर जो है नीचे वाले से नीचे वाले को काट भी सकते हैं 6 से 4 बार में। अब x को यहाँ कुछ नहीं, 1 से गुना करेंगे तो x होगा, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, इस तरह से x का मान हमको जो है 4 निकल गया है। अब आगे दूसरा को फिर अंतिम से बराबर करेंगे तो y बटा -6 बराबर 1 बटा 6, फिर से ये 6 से 6 खत्म हो गया, यहाँ y को 1 से गुना करेंगे तो y होगा, और यहाँ पर माइनस में 1 को y 1 से गुना करेंगे तो ये जो है -1 आएगा। इस तरह से x का मान और y का मान निकल गया। आशा करते हैं आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यही बज्रगुणन विधि का फॉर्मूला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, इसमें बोल रहा है a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर हमको रैखिक समीकरण जो है चाहिए था, जो कि यहाँ पर मिसिंग है, ये छूट गया है, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो उस प्रश्न को बाद में देख लेंगे। चलिए इसको करते हैं फिर से। इसमें के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसमें भी देखिए प्रश्न मतलब जो समीकरण आता है वो समीकरण छूटा हुआ है, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। चलिए देखिए इसमें जो दोनों में जो ये छूटा हुआ ना, ये हम आपको कंडीशन समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर किन मानों के लिए रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, इस तरह से जब होते हैं तब इसमें जो है इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो है इस तरह की स्थिति में होंगे, इस स्थिति को जो राशि हम यहाँ पर पहले हम नोट डाउन ही कर लेते हैं। तो चलिए इसमें जो प्रश्न छूटे हुए थे इसको हम लेके आ गए हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, यही छूट रहा था हम लोग से। तो आइए इस प्रश्न को लिखते हैं। 2 के 1 में था 2x प्लस
3y बराबर में 7। और इसी में एक और, ये पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण था a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, आगे था बराबर के उस साइड 3a प्लस बी माइनस में 2। तो ये हमारा था सवाल, ये सवाल था। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये दो समीकरण दिए गए थे, इसमें ए और बी के किन मानों के लिए। तो यहाँ पर देखिए ए और बी का मान किन मानों के लिए पूछ रहा है। रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब ये तीनों का जो अनुपात आपस में बराबर होता है। ये तीनों बराबर होने के लिए यहाँ से देखिए समीकरण पहला है, इसमें a1 b1 और c1 होगा। लिखते हैं, देखिए a1 x का गुणांक होता है जो कि 2 है, b1 y का गुणांक होता है जो कि 3 है, और c1 जो है अचर पद होता है जो कि माइनस में 7 है। बराबर को साइड माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ से अब a2, ये समीकरण 2 से आएगा। a2 जो कि यहाँ पर x का गुणांक किया माइनस b के रूप में है। फिर b2 जो यहाँ पर y का गुणांक a प्लस b के रूप में है। और फिर C2 जो यहाँ पर अचर पद जो है बराबर को साइड है, तीसरा इधर आएंगे सबका चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस में लिख देते हैं 3a प्लस b माइनस 2। इस तरह से हो गया C2। जैसे यहाँ पर 7 प्लस से माइनस में हो गया, उसी तरह से जो संख्या थे वो सभी माइनस में होंगे। अब यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका मतलब क्या है, ये तीनों आपस में बराबर है। यहाँ प्रश्न के अनुसार ये बराबर है। अब यहाँ पर रखते हैं a1 बाई a2, जहाँ पर a1 का मान है 2 बटा a2 का मान है a माइनस b, बराबर है b1 बाई b2 के। तो b1 क्या है 3 बटा b2 क्या है a प्लस b, जो हो गया a प्लस b। फिर बराबर c1 क्या है, c1 है माइनस 7 बटा, और c2 क्या है माइनस में, ये माइनस में 3a प्लस b और माइनस में 2। ये इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस समाप्त हो गया। यहाँ पे ये तीनों आपस में बराबर है। अब इससे हमको जो है समीकरण निकालना होगा। तो समीकरण निकालने के लिए पहले इन दोनों को बराबर करते हैं, फिर इन दोनों को बराबर करेंगे। तो इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बाय a माइनस b बराबर में 3 बाय a प्लस b। यहाँ पर कोना कोना गुना करेंगे, ये पूरा को 3 से, पूरा को 2 से गुना करेंगे तो 3 गुना a 3a माइनस 3 गुना b 3b बराबर 2 गुना a 2a प्लस 2 गुना b 2b। आप जो सबको इधर ले आएंगे 3a और माइनस 3b और प्लस से माइनस में 2a प्लस से माइनस में 2b बराबर के उस साइड अब क्या बच गया 0। तो 3a में से 2a गया तो 1a को a लिखेंगे, माइनस 3b माइनस 2b माइनस 5b बराबर में 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1 2 हुआ है, ये हो गया हमारा 3, समीकरण नंबर 3। उसी तरह से अब ये दोनों को बराबर करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएंगे 3 बटा a प्लस b बराबर 7 बटा 3a प्लस b माइनस 2। अब फिर से पूरा को 7 से गुना करेंगे, 7 गुना a 7a प्लस 7 गुना b 7b, समझ रहे हैं। फिर यहाँ से 3 गुना 3 9a प्लस 3 गुना b 3b माइनस 3 गुना 2 6। अब ए बी वाले को इधर लाएंगे, ये 7a, सॉरी यहाँ पे देखिए ए वाला जो मान है वो बड़ा इस साइड है तो इसको उस साइड ले जाएंगे। यहाँ पर 9a है और ये प्लस का 7a उधर जाएगा तो माइनस का 7a। फिर इसी में प्लस 3b है, इधर प्लस का 7 भी उधर जाएगा तो माइनस का 7 भी। ये उधर ले गए तो माइनस 6 को इधर ले आएंगे, ये माइनस 6 से इधर आएगा तो प्लस 6, तो उधर वाले को इधर और इधर वाले को उधर लिख दिए इस तरह से। यहाँ पर ये क्या हो गए 9a प्लस 9a माइनस 7 यानी कि जो है 2a हो गए, और ये प्लस 3 भी माइनस 7 भी यानी कि माइनस 4 भी हो गए बराबर में अच्छे। इन दोनों में जो है 2 कॉमन आ रहा है, यही 2 इस समय भाग भी लग जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 कॉमन लेने पे हो जाएगा a माइनस ये हो जाएगा 2b, और 2 कॉमन जो लिए है वही उधर भाग में चला जाएगा। जब 6 में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 आ गया। अब हमको a और b का मान ज्ञात करना था।
यहाँ पर देखिए अब हम इसको जो है वज्र गुणनखंड विधि से ए और बी का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें चर के रूप में ए और बी ही है। इस बार जो है हम जो x बट्टा और y बट्टा लिखते थे उसके जगह पे यहाँ पे चर ए और बी है, तो ए बट्टा और बी बट्टा लिखेंगे। आपको उसी समय बताए थे जो चर रहता है उसके बट्टा में लिखते हैं। तो यहाँ वज्र गुणन का फॉर्मूला हो जाएगा ए बट्टा 12 21 माइनस में, फिर आगे बी बट्टा 12 21 माइनस में, फिर आगे 1 बट्टा 12 और 21 माइनस में। और यहाँ पहला में क्या होता है, पहला में होता है बी सी, ये बी और सी हो गए। दूसरा में होता है सी ए, ये सी और ए हो गए। और तीसरा में जो होता है वो ए और बी होता है, ये ए और बी हो, ठीक है। अब यहाँ पर मान रखते हैं, यहाँ पर मान रखने पर देखिए क्या रहा, ये ए बट्टा B1 C2, B1 C2, तो B1 का मान है ये और C2 का मान है ये, सॉरी यहाँ से नहीं, ये जो है आप समीकरण ये 3 और 4 को माने हैं, तो 3 और 4 में जो है A1 B1 C1 आएगा। लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर जो है ए बी के रूप में ऊपर में है, ये ए बी अलग है, ठीक है, और ये जो ए बी अलग है, यहाँ पर वो ए बी और ये ए बी अलग अलग समझेंगे आप, क्योंकि ये जो ए है ये एक्स और ये बी जो वाई के मतलब जगह पे आया, इसलिए ये ए और बी अलग है। यहाँ पे देखिए ए मतलब होता है पहले चर का गुणन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। फिर B1 यहाँ पर दूसरे चर का गुणन जो है -5 है, और C1 जो कि मान 0 है। फिर आगे A2 जिसका मान फिर से यहाँ 1 है, B2 जिसका मान यहाँ पर -2 है, और C2 जिसका मान यहाँ पर ये 3 है बराबर के उस साइड, इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ से वो मान रखेंगे, तो पहला है B1 C2, तो B1 का मान -5 और C2 का मान -3, तो माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, फिर -7 B2 C1, B2 का मान जो है -2 और C1 का मान 0, किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर बराबर B बट्टा C1 A2, C1 का मान जो है 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो 0 ही रह जाएगा। फिर माइनस C2 A1, C2 का मान -3 और A1 का मान 1, तो प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, यहाँ पर जो है माइनस में 3 हो जाएगा, और ये माइनस मिलके जो है यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर आगे 1 बट्टा A1 B2, A1 का मान जो है वो 1 है, और B2 का मान जो है -2 है, 1 में -2 से गुना करेंगे तो गुणनफल जो है माइनस में 2 आएगा, फिर ये माइनस, फिर A2 B1 है, तो A2 का मान यहाँ पे 1 और B1 का मान जो है -5, यहाँ पर जो है A2 का मान 1 और -5 को जब गुना करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, माइनस में 5 हो जाएगा, और ये दोनों माइनस मिलके जो है यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, A बटा 15 बराबर B बटा 0 में 3 जोड़ेंगे 3 रह जाएगा, और ये 1 बटा -2 प्लस 5 को हल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब ऐसा होने के बाद जो है क्या करते हैं, एक बार इसको अंतिम के बराबर करते हैं, एक बार इसको अंतिम के बराबर करते हैं, तो आप करके देखते हैं। ये है पहला ये और अंतिम वाला ये दोनों जब बराबर करेंगे तो 3 से 15 5 बार हम काट देगा, तो A को 1 से गुना करेंगे तो A, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, इस तरह से A का मान हो गया 5। उसी तरह जब दूसरा करेंगे तो ये B बटा 3 को अंतिम वाले के बराबर करेंगे तो ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, B बराबर आएगा 1। इस तरह से B का मान जो है वो 1 आ गया। चलो इस तरह से यहाँ पर A का मान जो है 5 और B का मान जो है 1 आ गया। यही हमसे पूछा जा रहा था A और B के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण यौगिक तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो A का मान 5 होना चाहिए, B का मान जो है 1 होना चाहिए। आशा करते आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो आप जो है स्टेप में समीकरण 1 के बाद या 2 के बाद या 3 के बाद या 4 के बाद जो भी स्टेप में दिक्कत हुआ हो आप जो है उस स्टेप के बाद से हमसे पूछ सकते हैं, तो हम जो है उसको फिर से दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप जो है पूछते हैं तो हम जरूर बताएंगे, आप नहीं पूछेंगे तो हम समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं इसीलिए आप नहीं पूछ रहे हैं। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछा करिए। चलिए अब अगले प्रश्न पे जाते हैं। तो देखिए इसका भी प्रश्न नहीं लिखा गया था, वो भी हम लिख के लाए हैं, और ये प्रश्न जो है काफी अच्छे प्रश्न है ये दोनों।
तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है के किस मान के लिए, पहले जो समीकरण है वो आपका समीकरण लिख देते हैं। समीकरण है आपका 3x प्लस वाई माइनस 7 बराबर में 0, और दूसरा समीकरण है 2k माइनस 1 इंटू एक्स आगे है प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, फिर आगे है बराबर में 2k प्लस 1। इस तरह से आपका समीकरण है। यहाँ पर यही समीकरण में ये जो k है यही k के लिए बोल रहा है, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं है। आप जानते हैं कोई हल कब होता है, कोई हल नहीं कब होता है, जब a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बाई c2, यानी कि ये दोनों तो बराबर होते हैं, ये नहीं होते, लेकिन ये दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों को बराबर करके k का मान आ जाएगा। बहुत ही अच्छा और आसान प्रश्न है। तो देखिए पहला समीकरण जो है उससे a1 का मान 3, b1 का मान 1 और c1 का मान माइनस में 7। और ये जो दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण से a1 का मान 2k माइनस 1 और यहाँ पर ये दूसरा है तो ये a2 होगा और दूसरा b2 होगा। b2 का मान k माइनस 1 और c2 का मान देखिए बराबर के इस साइड है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, और ये जो संख्या है इसको इसी तरह से लिख देते हैं माइनस का चिन्ह लगा के, आगे जब माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ये हमारा अनुपात में a1 बाई 2 b1 बाई b2 आपस में बराबर होंगे, जहाँ पर a1 का मान है 3 और a2 का मान है 2k माइनस 1। ये जो है 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर होंगे b1 बाई b2। b1 का मान जो है 1 और b2 का मान है k माइनस 1 बाई k माइनस 1। यही दोनों केवल बराबर है, इसी दोनों से हमारा हल हो जाएगा। अब इसको हम कोना कोनी गुना करेंगे तो 3 को k से गुना करेंगे तो 3k माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे 3, फिर 2k माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अब k वाले को इस तरफ, बिना k वाले ने चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा 3k माइनस 2k, आगे हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3, ये हो जाएगा k और इधर हो जाएगा 2। इस तरह से k का मान जो है 2 आ गया। यहाँ बोल रहा था k के किस मान के लिए, तो k का मान 2 रखने पर जो है इस रैखिक समीकरण जो दिया गया है इसके युग्म का कोई हल नहीं होगा, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो करेगा। आशा करते आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये दोनों ही काफी बेहतरीन प्रश्न थे। चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। यह जो समीकरण दिया गया है दोनों विधि से हल करना, प्रतिस्थापन विधि से और वज्रगुणनखंड विधि से। उसके बाद यह भी बताना आपके लिए कौन सा विधि जो है उपयुक्त है। तो पहले दोनों विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रतिस्थापन विधि, तो उससे हल करते हैं। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9 है। इसको हम लिख सकते हैं 8x बराबर 9 माइनस 5y, इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से लिखने के बाद ये जो है x बराबर हम लिख सकते हैं 9 माइनस 5y, इधर 8 गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब ये जो समीकरण 3 हुआ, इस x बराबर आए, यही x चले थे तो 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में और प्रतिस्थापन विधि है, लिखेंगे x का मान प्रतिस्थापित करने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर 4। इसी में ये जो x है x का मान ये रखना है, तो 3x का मान जब ये रखेंगे तो ये गुना में आएगा। x का मान है 9 माइनस 5y बाई 8, और फिर आ गया प्लस में 2y बराबर में 4 है। यहाँ पे देखिए ये 3 से 8 ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे दोनों को गुना ही करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे तो 3 नमा 27 हो जाएगा। तो आप लिखते हैं 3 नमा 27 और बटा में 8 है तो बटा का 8 हो गया, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 3 पचे 15 y है तो 15 y, फिर बटा में 8 हो जाएगा, और फिर आ गया प्लस में 2y, प्लस में 2y, बटा में कुछ नहीं तो 1 है तो 2y बटा 1 और बराबर में जो है 4 है, तो ये 4 हो गया।
अब यहाँ पर जो एलसीएम लेते हैं 8 8 और 1 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 8 कम 8 तो 27 से कम 27, फिर 8 कम 8 तो 15 वाई कम 15 वाई, फिर 1 8 8 तो 2 8 जो है 16 वाई हो जाएगा, बराबर में 4 बट्टा में कुछ नहीं टेक है। अब कोना कोनी गुना हो जाएगा, इस पूरे को 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, और ये यही रहेगा। ये जो है अचर जो है उसको ऐसे लिखते हैं, और दोनों चर जो एक साथ कर देते हैं, -15 वाई प्लस 16 वाई मिल के जो है वाई हो जाएगा। केवल हमको वाई का मान निकालना, 27 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, y बराबर हो जाएगा 32 - 27, यानी कि y बराबर हो गया 5। अब यही y बराबर 5 जो है समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान आएगा, यही रखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 9 - 5y बटा 8, इसी में y का मान जो कितना रखना, 5 रखना, ये हो जाएगा 9 माइनस y का मान जब 5 रखेंगे तो 5 बचे 25 बटा 8 हो जाएगा, तो 9 - 25 करेंगे तो माइनस में 16 बटा 8, यानी कि जो है काटेंगे तो ये माइनस में 2 आ जाएगा। इस तरह से y का मान जो है 5 और x का मान जो है माइनस में 2 आ गया। ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि। अब इसको जो बज्र गुणनखंड विधि से भी हल करना, आइए इसको बज्र गुणनखंड विधि से हल करते हैं। आप जानते हैं बज्र गुणनखंड विधि में हमको a1 b1 c1 की जरूरत पड़ता है, तो समीकरण 1 से a1 निकाल लेते हैं। a1 क्या है, 8 है, b1 क्या है, 5 है, और c1 क्या है, माइनस में 9 है। उसी तरह से समीकरण 2 में a2 क्या है, 3 है, b2 क्या है तो वो 2 है, और c2 क्या है तो वो 4 है। इस तरह से a1 b1 c1 और a2 b2 सॉरी ये जो है 4 है ना, a2 b2 c2 सभी निकाल लिए हैं। अब जो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, जो हमारा चर रहता है उसके बट्टा में लिखते हैं। यहाँ पे चर के रूप में x और y है, दोनों में चर के रूप में x और y है, तो x और y बट्टा लिखेंगे, एक बार x बट्टा, एक बार y बट्टा, एक बार 1 बट्टा, और ये तीनों आपस में बराबर होंगे। और फॉर्मूला आता है 12 और 21 माइनस में 12 और 21 माइनस में 12 और 21 माइनस में, जिसमें पहला में होता है BC और दूसरा में होता है CA और तीसरा में होता है A और B, ये हो गया A और B। अब इसका मान रख के आपस में हल करते हैं, तो हो जाएगा x बट्टा b1 c2, b1 का मान ये, c2 का मान ये दोनों को गुना करना 5 चौके 20 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो 4 प्लस में था वो बराबर किस साइड आएगा, तो माइनस में आएगा, तो ये माइनस में 4 होगा, तो आप -4 यहाँ पर 5 चौके माइनस में 20 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, b2 c1, b2 और c1 ये तो फिर प्लस माइनस माइनस दोनों में 18 हो जाएगा, यहाँ पर -18 और ये दोनों माइनस मिलकर जो है प्लस हो जाएगा। फिर आगे y बट्टा c1 a2, c1 यहाँ और a2 यहाँ, फिर दोनों गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 9 × 27 हो जाएगा। फिर ये माइनस c2 a1 ये दोनों गुना करेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस 8 चौके 32 माइनस 32 हो जाएगा, और ये माइनस मिलके यहाँ पर जो है प्लस में 32 हो जाएगा, बराबर में 1 बट्टा a1 b2 यहाँ पर ये दोनों गुना करेंगे तो 8 दूना 16 माइनस a2 b1 ये दोनों गुना करेंगे 3 × 5 = 15। इस तरह से हमारा ये हो गया x बट्टा -2, ये हो गया y बट्टा 5 और ये हो गए 1 बट्टा 1। अब ऐसा करने के बाद क्या किया जाता है, एक बार जो पहले के अंतिम के बराबर, एक बार दूसरे को अंतिम के बराबर किया जाता है। तो पहला है x बट्टा -2, इसको अंतिम के बराबर करेंगे तो 1 बट्टा 1 को हम 1 लिखेंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा को जो है इस अंतिम के बराबर में करेंगे, अब इसको कोना कोने गुना करेंगे, x को 1 से गुना करेंगे तो x, -2 के 1 से गुना करेंगे तो -2। तो देखिए x का मान जो है -2 आया था, तो यहाँ पर भी -2 आ गया। फिर y को 1 से गुना करेंगे तो y, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, y का मान जो 5 था, देखिए y का मान 5 आ गया। देखिए ये था आपका जो प्रतिस्थापन विधि, ये था वज्र गुणनखंड विधि। हमको तो दोनों ही फॉर्मूला काफी अच्छे लगते हैं। अब आपको कौन सा उपयुक्त लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपके लिए कौन सा फॉर्मूला अच्छा है। आशा करते हैं आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि हमारा है ये, तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया
समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाए। पहले तो रैखिक समीकरण का युग्म, पहले हमको समीकरण दिया गया रहता था, अब हमको समीकरण नहीं दिया गया है, अब हमको समीकरण बनाना है। पहले हम समीकरण बनाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि उनके हल जो है उनका अस्तित्व है कि नहीं। अगर उनका अस्तित्व होगा तो उन्हें बीजगणितीय विधि से हल करना है। तो बीजगणितीय विधि में ही हम लोग पढ़े प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, तीनों में किन्हीं एक विधि से हल कर सकते हैं। तो पहले तो इसका अस्तित्व की जांच करने के लिए पहले हमको रैखिक समीकरण युग्म चाहिए। आइए इसका जो है समीकरण का युग्म बनाते हैं। तो पहला सवाल में हमारा एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मासिक व्यय का एक भाग जो है वह नियत है। आगे बोल रहा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन का भोजन लिए, और शेष जो है बात कितने दिन छात्र खाना खाते हैं उस पर निर्भर करता है भोजन पर। तो बोल रहा एक विद्यार्थी ए को 20 दिन के लिए 1000 रुपया छात्रावास के व्यय में अदा करना पड़ता है। तो मान लेते हैं, माना कि यहाँ पर एक मासिक व्यय का एक भाग नियत है, तो मान लेते हैं कि नियत भाग जो है वो 100 रुपया है। और उसके बाद है भोजन, इस भोजन का भाग है, तो भोजन प्रतिदिन भोजन का भाग ये जो है y रुपया, यानी कि एक दिन भोजन करने पर y रुपया लगेगा। तो प्रश्न में दिया गया है कि ये कोई विद्यार्थी है जिन्होंने 20 दिन भोजन किया और 1000 रुपया दिया। तो देखिए एक दिन भोजन करने पर y रुपया लगता है, तो 20 दिन भोजन करने पर 20 गुना y 20 y रुपया लगेगा, और उसका नियत भाग जो फिक्स है वो 100 रुपया है। यही दोनों को मिला के उन्होंने कितना रुपया छात्रावास में जमा किया, 1000। ये हो गया हमारा समीकरण 1। आशा करता आप इस लाइन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब है आगे पुनः प्रश्न से लिख देते हैं। पुनः प्रश्न से आगे दिया गया है, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन के भोजन करता है और छात्रावास के व्यय में 1180 रुपया अदा करता है। अब ये ए के लिए था, बी जो है 26 दिन भोजन किया, एक दिन भोजन करने पर y रुपया लगता है, तो 26 दिन में 26 y लगा होगा, और एक भाग नियत है जो कि 100 रुपया है, तो x हो जाएगा, नहीं रहने दीजिए, ये जो है x हो जाएगा। अब बराबर में जो है कितना रुपया लगा, 1180 लगा, तो ये हो जाएगा 1180। ये हो गया हमारा समीकरण 2। इस तरह से देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों प्राप्त हो गए हैं। अब जो समीकरण 1, 2 प्राप्त हो गए, तो इसका जो है पहले हमको अस्तित्व जांच करना है कि नहीं। तो अस्तित्व जांच करने के लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस सभी का तुलना करते हैं। तो तुलना कर लेते हैं पहले। तो देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 से A1 B1 C1 निकलेगा और समीकरण 2 से जो है A2 B2 और C2 निकलेगा। अब निकालते हैं। समीकरण 1 से A1 B1 और C1, जहाँ पर A1 का मान क्या है, 1 है, B1 का मान क्या है, 20 है, और C1 का मान इधर प्लस में 1000 है, उधर जाएगा तो माइनस में 1000 हो जाएगा। फिर उसी तरह से समीकरण 2 में A2 का मान क्या है, वो 1 है, B2 का मान क्या है, तो वो B2 का मान जो है 26 है। उसी तरह से C2 का मान क्या है, C2 का मान इधर 1180 है और उस साइड जाएगा वो माइनस में 1180 हो जाएगा। अब इसका जो तुलना करते हैं A1 बाय A2, जहाँ पर A1 का मान 1 है और A2 का भी मान 1 है, 1/1 यानी 1 हो गया। फिर B1 बाय B2, और B1 का मान जो है 20 है और B2 का मान जो है 26 है, तो ये दोनों जब 2 से काटेंगे यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा, तो हो जाएगा 10/13। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि A1 बाय A2 1 है, B1 बाय B2 10/13 है, जो कि दोनों ही आपस में बराबर नहीं है। तो चूंकि A1 बाय A2 B1 बाय B2 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसका जो है अद्वितीय हल होगा। जब इसका अद्वितीय हल होगा यानी अस्तित्व है तो इसका जांच करना है। इसका एक अद्वितीय हल होंगे, एक अद्वितीय हल होंगे। हमको जो है अद्वितीय मतलब अस्तित्व होने पर
इसका जो है बीजगणितीय विधि से हल करना है। यहाँ पे देखिए आप इसको बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए बीजगणितीय विधि में हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, तीनों विधि पढ़े हैं। तो तीनों विधि में से किसी भी विधि से निकाल लेते हैं। यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाला हुआ है, हम जो है यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि से निकालते हैं। आइए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए चर के रूप में क्या है, चर के रूप में x और y है। यहाँ पर x बट्टा y बट्टा होगा, तो वज्र गुणन का जो फॉर्मूला आता है वो लिख लेते हैं, x बट्टा y बट्टा और 1 बट्टा, और सभी के नीचे में 12 21 12 21 और 12 21 होता है, और सभी जो है माइनस में होता है, जहाँ पर पहला में 12 21 में b और c रहता है, ठीक। दूसरा में जो है c और a रहता है, क्या चीज, तो चलिए इसका मान निकालते हैं। तो पहला में BC हुआ, दूसरा में CA और तीसरा में फिर से जो है ये AB होता है, यहाँ पर AB हो गया। चलिए अब इसका मान रखते हैं यहाँ पर। तो देखिए x बट्टा B1 C2, B1 का मतलब है ये, C2 का मतलब ये, इन दोनों को गुना करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस माइनस, 1180 को 20 से गुना कराते हैं, यहाँ पर 1 शून्य, यहाँ पर 1 शून्य, 2 शून्य, इस तरह से 2 शून्य हो जाएंगे। और फिर 118 बच्चा, यहाँ पर 2 बच्चा, 118 को 2 से गुना करेंगे तो 236 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर है B2 C1, B2 का मतलब 26 और C1 का मतलब ये, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो फिर से माइनस, और 26 को 1 से गुना करेंगे, 26 3 शून्य है तो 3 शून्य, 26 पर 3 शून्य हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, फिर बराबर y बट्टा, फिर यहाँ पर C1 A2 है, C1 का मान 1000 और A2 का मान जो 1 है, यहाँ पर प्लस में वहाँ माइनस है तो माइनस में 1000 होगा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ C2 A1 है, C2 का मान माइनस में 1180 और A1 का मान 1 है, फिर यहाँ माइनस में 1180 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलके जो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आगे का जगह यहाँ नहीं है तो नीचे लिखते हैं 1 बट्टा A1 B2, A1 का मान 1 और B2 का मान 26 है तो ये 26 हो जाएगा, माइनस A2 B1, A2 का मान 1 और B1 का मान 20 है तो 20 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, हो जाएगा x बट्टा, इसको जब हल करेंगे 23600 में 26000 माइनस हो जाएगा, तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या प्लस में आएगा, ये जो है हो जाएगा आपका 2400, ठीक है, बराबर y बट्टा, ये जब माइनस 1000 में प्लस 1180 जुटेगा तो ये जो प्लस में 180 हो जाएगा, बराबर फिर से 1 बट्टा 26 माइनस 20 यानी 6 हो जाएगा। ऐसा होने के बाद क्या होता है, एक बार पहले को अंतिम के बराबर करते हैं, x बट्टा 2400 बराबर 1 बट्टा 6, एक बार दूसरे को अंतिम के बराबर करते हैं, y बट्टा 180 बराबर 1 बट्टे 6। आप देखिए यहाँ पर नीचे से नीचे ये 6 से 24 4 बार में 2 शून्य है तो 2 शून्य, फिर 6 से 18 3 बार में 1 शून्य है तो 1 शून्य, ये कोना कोनी गुना करेंगे, x को 1 से गुना करेंगे तो x, 400 को 1 से गुना करेंगे तो ये 400, y को 1 से गुना करेंगे तो y, 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30। इस तरह से x और y का मान यहाँ से निकल गया। इस तरह से देखिए प्रश्न को काफी अच्छी तरह से पहले इसका रैखिक समीकरण युग्म निकाले, फिर यह जांच किए कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। इसका अस्तित्व था तो जो है इसको बीजगणितीय विधि में से 3 फॉर्मूला पर है, तीनों में से किसी एक फॉर्मूला से जो इसका मान निकालना था। x का मान 400, y का मान 30 आया, वही जो 400 आया उसको नियत भाड़ा कहते हैं। तो नियत भाड़ा 400 रुपया है, और प्रतिदिन भोजन के लिए जो भाड़ा मतलब उसका शुल्क है y रुपया यानी कि 30 रुपया है। आशा करते हैं आप इसको जो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए रिकॉर्डिंग जो है बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब करते रहता है, उसको देखते रहना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 का 2। तो 4 के 2 में देखिए क्या दिया गया, फिर से उसी तरह का सवाल है जिसमें है एक भिन्न 1/3 हो जाता है। आप जानते हैं भिन्न कब होता है, जब उसमें अंश और हर रहता है। तो मान लेते हैं माना कि भिन्न का अंश जो है वो x है और भिन्न का हर जो है वो y है। तो भिन्न आपका क्या हो जाएगा, आप जानते हैं भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, अंश मतलब x, हर मतलब y, आपका भिन्न हो गया x बटा y। अब प्रश्न से चलते हैं।
प्रश्न में क्या बताया देखते हैं। इसमें बोला एक भिन्न 1/3 हो जाता है। एक भिन्न जो है वो x बटा वाई से 1/3 हो जाता है। कब? जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। अंश जो है, अंश यानी ऊपर वाले में एक घटाया, हर में कुछ नहीं बोला तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको कोना कोना गुना करेंगे, 3 को x से गुना करेंगे 3x, माइनस 3 को x गुना करेंगे 3 बराबर y को x गुना करेंगे 2। अब अचर चर को इस तरफ, अचर को उस तरफ करेंगे। ये 3x प्लस वाई से माइनस हुआ और ये -3 से +3, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब चलते हैं फिर से पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से आगे क्या बोला कि जो है वह 1/4 हो जाता, भिन्न जो है 1/4 हो जाता। कब? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता था। अंश में इस बार कुछ नहीं किया, हर में क्या किया, केवल 8 को जोड़ दिया। इस तरह से पहला बोला था अंश में 1 घटाया जाता है, घटा दिए। अब बोला हर में 8 जोड़ दिया जाता है, आप जोड़ दिए। फिर इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो 4 को x से गुना करेंगे तो 4x, और y प्लस 8 को 1 से गुना करेंगे तो y प्लस 8 ही रह जाएगा। फिर से जो है y वाले को इधर ले आएंगे तो माइनस में y बराबर में 8। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 मालूम हो गया। अब हमको ये जांच करना है कि इनका अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्व जांच करने के लिए a1 b1 a2 b2 और सॉरी a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसका तुलना करते हैं। उसके लिए समीकरण 1 से a1 b1 c1 जिसका मान 3 -1 और -3 है, और समीकरण 2 से a2 b2 और c2 जिसका मान जो है 4 माइनस में 1 और जो है माइनस में 8 है। इसका तुलना करेंगे तो पहले a1 बा a2, जहाँ पे a1 का मतलब जो है वो क्या है 3 है, तो 3 बटा a2 का मतलब 4 है। फिर आगे b1 बा b2, जहाँ पे b1 का मतलब जो है वो माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 बटा b2 का मान भी माइनस में 1 है। ये दोनों खत्म हो के जो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए a1/2 b1/2 दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, तो चूंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, और जब ऐसा होता तब क्या होता, इसका अस्तित्व होता है, अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है बोल रहा है अस्तित्व है तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात भी कीजिए। यहाँ पर जो ये एक्स वाई मान है जो भिन्न आया x बटा वाई, इसका मान भी निकालना है। अब इसका मान निकालते हैं, तो मान निकालने के लिए इससे पिछले वाले प्रश्न को वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात किए थे। अब इसको जो है विलोपन विधि से ज्ञात करते हैं। विलोपन विधि से, विलोपन विधि में देखिए क्या होता है, एक कोई चर जो है विलुप्त होता है। समीकरण 1 ये है, 2 ये है। इन दोनों में जो है ना ही x का गुणक यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, ना ही x का गुणक बराबर है, लेकिन y का गुणक यहाँ पर 1 और 1 y का गुणक बराबर है, यहाँ पर y को ही विलुप्त करेंगे। और दोनों का चिन्ह जो है माइनस में है। जब दोनों माइनस में और जो है दोनों का गुणक बराबर है, जब एक जैसा चिन्ह रहता है तब क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पर करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 - 2 करने पर समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर 3, 3x - y बराबर 3 है। अब समीकरण 1 लिख लिया। अब समीकरण 2 क्या है, 4x - y बराबर 8, 4x - y बराबर 8 है। अब देखिए इसको घटाना है, ये जो प्लस है माइनस, ये जो माइनस है प्लस, ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा। ये जो यहाँ पर प्लस हुआ है माइनस हुआ, इस तरह से यहाँ पर कट गया। अब ये प्लस 3x में से माइनस 4x घटेगा, माइनस में x, और प्लस 3 में माइनस 8 घटेगा तो माइनस में 5। ये माइनस माइनस खत्म हो गया, x बराबर 5 आ गया। यही x बराबर 5 जो समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो y का भी मान निकल जाएगा। तो मान रखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, उसी में जो है x का मान रखेंगे। समीकरण 1 है हमारा 3x - y बराबर 3। इसी में x का मान जो है क्या 5 रखना, 3x का मान 5 रखेंगे तो ये 3 गुना 5 यानी 15 हो जाएगा, माइनस y बराबर 3। तो 15 - y बराबर 3। ये जो इधर माइनस में y है उधर जाएगा तो प्लस में y हो जाएगा। ये जो है यहाँ 15 बच गया, और बराबर के साथ जो प्लस में 3 है इधर आएगा तो माइनस में 3, तो 15 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा आपको 12 और उधर y है, तो उस साइड वाले को इस साइड, ये साइड वाले को उस साइड। इस तरह से y का मान 12 और x का मान जो है 5।
अच्छी तरह से निकल गया। ये था आपका विलोपन विधि। आशा करते हैं आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि हमारा है इस तरह से। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया यश ने एक टेस्ट 40 अंक अर्जित किया। यश जो है एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है और अशुद्ध उत्तर यानी कि गलत उत्तर पर 1 अंक जो है काट लिया जाता है। सही अंक पर सही प्रश्न का सही जवाब देने पर अंक मिलता है और गलत जवाब देने पर नंबर काट भी लिया जाता है। और आगे तब इसी तरह से तो इसमें मानते हैं माना कि पहले सही प्रश्न मान लेते हैं। आगे पूछा टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो मान लेते हैं कि टेस्ट में सही प्रश्न जो थे वो x थे और गलत प्रश्न जो थे y थे। तो सही प्रश्न और गलत प्रश्न को जोड़ेंगे तो कुल प्रश्न की संख्या निकल जाएगा। यहाँ से हमको इसका मान निकल जाएगा। तो सही प्रश्न x और गलत प्रश्न y थे। अब प्रश्न में पहले क्या बताया गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक लाया। उसको कितना अंक मिला? 40 अंक मिला। कब? जब प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता था। सही प्रश्न जो है x था और 1 पर 3 नंबर मिला तो सही प्रश्न में कितने नंबर उसने प्राप्त किया? 3 गुना x, 3x नंबर प्राप्त किया। और गलत प्रश्न y था और उसने जो है गलत प्रश्न पे कितने नंबर उसका कटा? 1 नंबर। तो 1 नंबर कटा और गलत प्रश्न y था, 1 गुना y हो जाएगा। सही में से गलत वाला मान माइनस हो जाएगा तो इसको जो कितना नंबर प्राप्त हुआ? 40। यही हुआ हमारा समीकरण 1। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। अब आगे है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, ये 3 के जगह पर 4 मिलने लगा था। तो सही प्रश्न जो है सही प्रश्न जो x था और उस पर 4 अंक मिलते तो उसको मिलता है टोटल 4x नंबर सही पर। और आगे है अशुद्ध यानी कि गलत प्रश्न पर 2 नंबर कटते, 1 के जगह पर 2 कटने लगा है। तो गलत प्रश्न जो है y था, 1 गलत प्रश्न पे y नंबर कटता 2 और जो है 2 अंक कटते हैं। गलत प्रश्न y है और 1 प्रश्न पर 2 अंक कटते हैं। तो यहाँ पर जो है 2y हो जाएगा और यही दोनों को फिर से घटाने पर जो कितना नंबर प्राप्त हुआ? ये जो है 50 नंबर है। यहाँ पर कितना दिया गया है? 50 नंबर प्राप्त हुआ। यहाँ पर ये हो जाएगा 50। ये हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण आप निकाल लिए। अब इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें जो है हल करने के लिए पहले इसको ये जांच करना अस्तित्व है कि नहीं। आप जो है अस्तित्व जांच करने के लिए अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप जो इसका जांच कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट जो है इसको बता देते हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसका अस्तित्व है। हम डायरेक्ट इसको जो है पहला वज्र गुणनखंड विधि से बताएं, दूसरा जो है विलोपन विधि से बताएं। अब जो है इसको प्रतिस्थापन विधि से बता देते हैं। प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से क्या है हमारा? यह है 3x - y बराबर 40। ये है, इसको हम जो y को उधर कर देंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 40 प्लस y। यहाँ पर जब हम y को उधर किए तो 40 को इधर भी कर सकते थे। यहाँ पर ये हो जाता 3x, ये प्लस 40 से इधर आता -40 और ये माइनस y से उधर गया प्लस में y बराबर इतना भी आ सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 3x - 40। इससे क्या होगा? हमको ऐसे देखिए यहाँ पर x का मान निकालेंगे, 3 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, ये बटाम आएगा। इस तरह से बटाम नहीं आ रहा, इसलिए जो हम इसको ऐसे नहीं लिख के इसको ऐसे लिखते हैं। इस तरह समीकरण 1 से ऐसे करने पर ये जो आया ये हो गया हमारा समीकरण 3 हो गया। अब यही समीकरण 1 से चले तो 2 में मान रखेंगे। समीकरण 2 में और चूंकि प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं तो y का मान प्रतिस्थापित करने पर, y का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 है 4x - 2y बराबर 50। 4x - 2y बराबर में 50। इसी में जो है y का मान ये रखना कि 4x ही रह जाएगा -2, y का मान रखना है 3x - 40 बराबर में है 50। अब इसको हल करते थे 4x, ये जो है यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6x, फिर ये माइनस माइनस प्लस 40 दूना 80 बराबर में 50।
अब देखिए ये 4x में 2x माइनस, सॉरी 4x में 6x माइनस होगा, माइनस में 2x बचेगा, और ये प्लस का 80 है, उधर जाएगा तो माइनस में 80, उधर पहले से 50 है और माइनस में 80 जाएगा तो 50 माइनस 80 यानी माइनस में 30 आएगा, तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। हमको x का मान निकालना, 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, और किसी भी संख्या में 2 से भाग देने का मतलब होता है उसका आधा करना। जब 30 का आधा करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 15। अब यही मान जो x बराबर 15 आया समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 में x का मान रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 क्या है, y बराबर 3x माइनस 40, इसी में x का मान क्या रखना है, 15 रखना, तो हो जाएगा 3 गुना 15 माइनस 40, 3 गुना 15 करेंगे तो 45 होगा, 45 माइनस 40 यानी कि ये 5 हो गया। इस तरह से y का मान निकल गया 5। इस तरह से जो है x का और y का मान जो है हम प्रतिस्थापन विधि से निकालें, जहाँ पर x का मतलब है सही प्रश्न और y का मतलब है गलत प्रश्न। तो कुल प्रश्न कितने थे, सही प्रश्न की संख्या x यानी कि 15 आया है और गलत प्रश्न की संख्या y यानी 5 आया है। तो कुल कितने प्रश्न हो गए, कुल 15 5 20 प्रश्न हो गए। आशा करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि हमारा इस तरह का है। चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है। एक राजमार्ग मतलब होता है रास्ता, यही रास्ता, इस पर 2 स्थान है, एक तरफ है A एक तरफ है B। अब आगे बोल रहा है 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ये दोनों जो है कितनी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कितना है, वो 100 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे बोल रहा एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है। एक कार जो है, देखिए यहाँ पर ये जो है कार है, यहाँ पर एक कार यहाँ पर है और दूसरा कार जो है यहाँ पर है, दोनों जगह एक एक कार है और दोनों कार जो है यहाँ पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है। यदि एक कार भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, तो देखिए ये कार चलना प्रारंभ किया, लेकिन जो है ये कार जो है अगर इस तरफ जा रहा है, ये कार भी एक ही तरफ जा रहा है, यानी कि जो है एक ही दिशा में जा रहा है। तो बोल रहा है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलते, तब वो जो 5 घंटे बाद मिल जाते हैं। देखिए ये आगे था ये पीछे था, 5 घंटे बाद दोनों कैसे मिल जाएगा, ये धीरे जाता हुआ ये तेजी से जाता होगा, तभी ये 5 घंटे बाद मिल जाएगा। तो चलिए इसका चाल मान लेते हैं। माना कि कार A की चाल जो होगा वो x मानते हैं, तो x क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा। फिर आगे कार B की चाल जो होगा वो y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यहाँ पर समय की बात दिया गया 5 घंटे बाद, तो 5 घंटा यहाँ पर समय दिया गया है। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है चाल गुना दूरी, चाल गुना दूरी। तो चाल क्या है, कार A का अगर हम निकालते हैं समय, तो समय जो है कार A के लिए क्या निकलेगा, कार A की जो है चाल क्या है, चाल है x, और दूरी कितना तय करना है, वो 100 तय करना है। तो 100 गुना x, सॉरी यहाँ पर जो है दूरी निकल रहा है ना, तो दूरी जो है हमको तो 100 दिया गया, दूरी नहीं निकालना है हमको, जो है समय, चाल दिया गया है, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ से जो है हम चाल गुना समय ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। यहाँ से हम दूरी निकाल लेते हैं, कितना दूरी तय किया। तो जैसे कि फॉर्मूला जो होता है वो होता है चाल बराबर दूरी और बटे में समय होता है, दूरी बटे में समय होता है। अगर हम जो है समय इधर करेंगे तो चाल इधर आ जाएगा, अगर जो है दूरी इधर करेंगे तो ये और या फिर समय बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय हुआ। हमको जो है दूरी निकालना है,
तो दूरी निकालना है तो समय इधर आ जाएगा तो दूरी इधर ही रहेगा, और चाल और समय एक साथ मिलके हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुना समय। अब जो हमको दूरी निकालना है ए का और बी का, दोनों का दूरी निकालना। तो देखिए दोनों का जो है भिन्न भिन्न चालों से चलता है, यानी कि भिन्न चाल, ए का लिए x किलोमीटर प्रति घंटा और बी के लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर चाल जो हो जाए, सॉरी दूरी जो हो जाएंगे, ए द्वारा तय की गई दूरी, चाल है उसका ए का x और समय जो है 5 घंटा यानी 5x, यानी ए द्वारा तय की गई दूरी जो है वो 5x है, और बी द्वारा, तो बी जो है उसका जो है चाल है y है और उसमें भी समय 5 घंटा ही लिया है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है y यानी 5 गुना y 5 हुआ है। तो इस तरह से ये ए की दूरी हुई, ए बी की दूरी, ये जो यहाँ से इधर जा रहा है ये भी यहाँ से इधर जा रहा है, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक तो दूरी जो है वो 100 किलोमीटर दिया गया। आप देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक गया, ये जो यहाँ पर 5 घंटे बाद जो है वो दोनों मिलते हैं, तो 5 घंटे बाद कब मिलेंगे, जब ये यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंच गया होगा तब नहीं ये दोनों मिलेंगे। यानी ए जो है यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया, बी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया, यही यहाँ से यहाँ तक की दूरी में ये दूरी घटा देंगे तो ये इतना दूरी बचेगा जो कि कितने किलोमीटर का है, तो वो है 100 किलोमीटर का। यानी कि जो ए का जो दूरी तय किया, ए के दूरी में बी का दूरी को घटा देंगे तो वो जो है दूरी कितना तय किया, 100 किलोमीटर का दूरी तय किया। अब इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा, 5 को कॉमन ले लेते, यहाँ बचा x माइनस y बराबर में 100, और 5 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो इधर ब्रैकेट वाला बचा जो कि क्या है x माइनस y, और 100 हम जब 5 से भाग देते 20 आएगा। ये हुआ हमारा समीकरण। अब इस बात को आप फिर से आप समझने का प्रयास करिए। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, हम इसमें से दूरी बराबर फॉर्मूला लगाएं कि ए कितना दूरी तय किया, बी कितना दूरी तय किया। तो ए का दूरी बराबर फॉर्मूला था चाल गुना समय, तो ए का चाल जो है मोने x और समय कितना लगा 5 घंटे पश्चात मिला तो समय 5 लगा, 5 गुना x 5x हो गया। उसी तरह से बी का जो है दूरी हो गया 5 गुना y 5 हुआ। अब इन दोनों को घटाए हैं, क्यों घटाए हैं, क्योंकि ए जो है ए और बी दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, और जो है 5 घंटे बाद दोनों जो एक दूसरे से मिल भी जाता है। तो 5 घंटे बाद ए यहाँ से यहाँ तक चला गया, बी यहीं तक आया, तभी तो दोनों मिला। ये जो ए की दूरी में बी का दूरी घटा देंगे तो ये इतना दूरी बचेगा जो कि पहले से दिया गया कितने किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। ये इस तरह से दोनों के घटा के 100 किलोमीटर के बराबर किए। ये था पहला, ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं यही चीज जो है प्रश्न से। अब आगे पुनः प्रश्न से, समीकरण 2 के लिए पुनः प्रश्न से क्या है कि वे जो है दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों कारों की चाल ज्ञात करना, तो समीकरण जो है हमारा क्या, सॉरी यहाँ पर जो है आप दोनों कारों की चाल ज्ञात करना ना, यहाँ पर जो है उसके लिए पहले समीकरण 2 लाना होगा। तो यहाँ पर जो दूरी दिया गया 100 किलोमीटर का, ये दूरी क्या है, जो ए द्वारा तय की गई दूरी और बी द्वारा तय की गई दूरी है। यहाँ पर एक चीज और दिया गया है कि एक राजमार्ग ए और बी इतना कार ए से तथा कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलता है तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल तो माने वो तो निकलेगा ही, लेकिन दूरी जो दिया गया वो 100 किलोमीटर दिया गया। अब इस दूरी को कैसे बराबर करेंगे जरा ये समझ लीजिए। दूरी जो 100 किलोमीटर का दिया गया है, ये जो कार ए का जो चाल है और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। यानी कि जो है चाल जो है वो x है और समय जो 5 घंटा लगा था इस तरह से करने पर। अब जो है उसका जो है अगर हम मान लेते हैं कि वो जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ समय लगा और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ समय लगा, दोनों समय को जब मिलाएंगे ये जो अभी एक ही दिशा में जा रहा था, जब दोनों विपरीत दिशा में जाएगा, ये इधर की ओर इधर, ये इधर की ओर, दोनों का जो है दूरी जुट के ये 100 के बराबर हो जाएगा। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। इस बार जो है समय को हम 1 मान लेते हैं, ये 1 गुना x हो जाएगा, 1 गुना y हो जाएगा। यहाँ से x प्लस y, यहाँ से कुल दूरी जो है x प्लस y को मिला के जो है कितना किलोमीटर तय करेगा, 100 किलोमीटर। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ये बात क्लियर नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा। ये समीकरण 1 और 2 मालूम हो गया हमको। तो अब इसमें हमको जो है इसका अस्तित्व जांच करना है। अस्तित्व जो है इसका हम जो है
इसका अस्तित्व है तो आप जांच कर लीजिएगा। जांच करने के लिए आप लोग जानते हैं अस्तित्व जांच करने के लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 इसका तुलना करना पड़ता है, तुलना कर लीजिएगा। हम जो है समझ रहे हैं कि इसका जो है A1 A2 B1 B2 आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब अस्तित्व है। अस्तित्व है तो इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। तो हम जो है विलोपन विधि आपको बता चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि बता चुके हैं और वज्र गुणनखंड विधि, तीनों विधि बता चुके हैं। इसमें जो है विलोपन विधि से हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। विलोपन विधि से इसमें किसको विलुप्त करना है, यहाँ देखिए एक्स हुआ, यहाँ पर भी एक्स हुआ, दोनों का जो है गुणों सेम है और लेकिन एक्स का जो है चिन्ह जो है वो दोनों प्लस में है, वाई का चिन्ह एक प्लस में एक माइनस में, यानी वाई को विलुप्त करेंगे और विपरीत चिन्ह है तो जोड़ के विलुप्त होगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 100, ये हो जाएगा 100। यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये दोनों विलुप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे x 2x बराबर में 120, हमको x का मान निकालना, तो इधर 2 गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर किसी भी संख्या में 2 से भाग करने का मतलब होता है उसका आधा करना, 120 का आधा हो गया 60। इस तरह से x का मान जो हमको 60 निकल गया। अब यही समीकरण 1 या 2 में रखेंगे y का मान निकल जाएगा, रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या देख लीजिए आप यहाँ से, समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 20। इसी में जो ये x का मान जो हमको रखना है, कितना रखना है 60, ये 60 यहाँ पर जो है ये 60 माइनस वाई बराबर 20 हो जाएगा, जिसमें ये माइनस हुआ है इधर आएगा तो प्लस में y हो जाएगा, और इधर 60 है इधर प्लस में 20 है इधर आएगा तो माइनस में 20, तो ये जो है 40 बराबर y हो जाएगा। यही 40 बराबर y को हम y बराबर 40 भी लिख सकते हैं। आशा करते हैं तो आपको जो है ये समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों कार की चाल, कार ए की चाल x मोने थे जो कि 60 आया तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कार बी की चाल y मोने थे जिसका मान 40 आया तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आज का हमारा अंतिम प्रश्न है इस तरह का, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसमें दिया गया है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाता है। तो मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई जो है वो x है, आयत की लंबाई जो है वो x है और आयत की चौड़ाई जो है वो y है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि लंबाई x है चौड़ाई y है, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो x गुना y, क्षेत्रफल हो जाएगा xy। इसको समझ गए होंगे। आप लिखते हैं प्रश्न से बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो 9 कम हो जाता है कब, तो देखिए हम जानते हैं आयत का लंबाई और चौड़ाई जब ये दोनों को गुना करते हैं तो क्या निकलता है, वो क्षेत्रफल निकलता है। यही क्षेत्रफल जो है कितना निकला, xy निकला। ये xy जो क्षेत्रफल है ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि 9 माइनस हो जाता है कब, जब उसकी लंबाई में 5 जो है कम कर दिया जाता है। तो लंबाई जो x मोने है x में 5 कम कर देता है, गुना चौड़ाई में क्या करता है 3 इकाई बढ़ा देता है, यानी कि चौड़ाई जो y मोने है इसमें जो है 3 इकाई बढ़ा देता है, यानी प्लस कर देता है। ये इस तरह से हो गया। अब इसको जो है हल करके समीकरण 1 बनाएंगे, आइए बनाते हैं। ये जो है 2 बहुपद मतलब 2 जो है इस तरह से गुणनफल के रूप में हो गए। इसको गुना करने के लिए आप लोग जानते होंगे या तो इन दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे या तो इन दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे। तो आइए इन दोनों में बारी बारी से इससे गुना करते हैं। जब इन दोनों में पहले x से गुना करेंगे तो x गुना y x हुआ,
फिर प्लस है प्लस, फिर 3 गुना एक्स 3x, फिर आगे इससे दोनों में गुना हो गया। अब इससे करेंगे तो ये माइनस में है तो माइनस 5 गुना हुआ है, माइनस 5 हुआ, और माइनस 5 गुना प्लस 3 तो प्लस माइनस माइनस 5 गुना 3 15, ये इस तरह से हो जाएगा। और बराबर में है एक्स वाई माइनस 9। आप देखिए यहाँ पर ये प्लस में एक्स हुआ, बराबर के उस तरह साइड भी जो है प्लस में एक्स हुआ, या तो ये उधर जाएगा तो माइनस में एक्स हुआ हो जाएगा, या तो ये इधर आएगा तो माइनस में एक्स हुआ, तो प्लस में एक्स हुआ माइनस में एक्स हुआ, ये समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर बचा 3x माइनस 5 हुआ, 3x माइनस 5 हुआ, और इधर जो माइनस 15 बराबर किस साइड जाएगा तो प्लस 15, पहले से माइनस 9 है और प्लस 15 आएगा, प्लस माइनस माइनस 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और बड़ी संख्या प्लस में 15 है तो प्लस का चिन्ह जो है हो जाएगा। इस तरह से 3x माइनस 5 हुआ, और ये माइनस 15 उधर जाके प्लस 15 होने पर ये दोनों मिलके जो है यहाँ पर 6 हो गया। ये आपको जो है आपका यही हो गया समीकरण 1। अब जो है पुनः प्रश्न से चलेंगे समीकरण 2 के लिए। पुनः प्रश्न क्या बोलता है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। अब जो फिर से लंबाई जो कि x मोने है इसको 3 इकाई यानी बढ़ा दिया यानी प्लस, फिर चौड़ाई जिसको y मोने है इसको 2 इकाई बढ़ा दिया यानी प्लस। जब इसको बढ़ाएंगे तो गुना करने पर क्षेत्रफल मिलता है। क्षेत्रफल क्या होता है, x और y यानी x y होता है। तब जो क्षेत्रफल जो होता है, ये क्षेत्रफल एक्स वाई जो होता है वो 67 इकाई बढ़ जाता है। यहाँ पर ये 67 इकाई बढ़ने का मतलब है प्लस हो गया। अब इसको हल करते हैं फिर से, इस बार जो है फिर से इन दोनों में जो बारी बारी से इससे और इससे गुना करते हैं। तो पहले इससे गुना करेंगे तो एक्स गुना वाई एक्स हुआ, फिर प्लस 2 गुना एक्स 2x, ये इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 से गुना करेंगे 3 गुना वाई 3 हुआ, फिर प्लस 3 गुना 2 6। यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, जो चिन्ह था उसी तरह से रह गया। बराबर में है एक्स हुआ प्लस में 67। अब देखिए फिर से इधर एक्स हुआ है उधर भी एक्स हुआ है, दोनों प्लस में है। या तो वो प्लस से इधर आएगा तो माइनस होगा तो प्लस माइनस कट जाएगा, या तो ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में, दोनों प्लस माइनस कट जाएगा। इस तरह से एक्स हुआ समाप्त हो गया। यहाँ पे बचा 2x प्लस 3y, और ये जो इधर प्लस में 6 है बराबर के उस साइड 67 में माइनस 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 61। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 मालूम हो गया। अब हमको इसका अस्तित्व जांच करना है। आप लोग जानते हैं समीकरण 1 से a1 b1 c1, समीकरण 2 से a2 b2 c2, फिर a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। इसका तुलना करने पर जो इसका अस्तित्व का पता चलता है, तो हम जो है इसका अस्तित्व जो है हम जांच कर लिए हैं कि इसका जो अस्तित्व आपको जो है तो आप जो है जांच कर लीजिएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 से इसका अस्तित्व है। इसीलिए जो है इसको बीजगणितीय विधि से हल भी करना है, बताया गया यदि अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से हल करें। इससे पिछले प्रश्न को जो है हम बताए थे जो है विलोपन विधि से, फिर से जो है इसको विलोपन विधि से बता देते हैं ताकि जल्दी से बन जाए। तो देखिए यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2। इसमें जो x का गुणक 3 है इसमें 2 है, ना ही x का गुणक समान है, और y का गुणक 5 है और यहाँ 3 है, ना ही y का गुणक समान है, ना ही x और ना ही y, दोनों में से किसी का गुणक समान नहीं है। हम किसी एक का गुणक समान करके जो है इसको एक समान चिन्ह रहेगा तो घटा के और एक विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ के इसका मान निकाल सकते हैं। तो हम जो है y वाले को विलुप्त करना चाहते थे, और y वाले में जो है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, विपरीत चिन्ह है, इन्हें जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में गुना करेंगे, समीकरण 2 में जो y का गुणक 3 है समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे, और समीकरण 2 में समीकरण 2 में किससे गुना करेंगे, समीकरण 1 में जो y का गुणक है 5 वो 5 से गुना करेंगे। इस तरह से 2 वाले में यानी समीकरण 2 का y का जो गुणक है उसमें 1 से, और जो है समीकरण जो 1 में y का गुणक है उसमें 2 से गुना करने पर दोनों जो है y वाले का गुणक जो आपस में बराबर हो जाएगा, और विपरीत चिन्ह आप तो जोड़ने पर ये कट भी जाएगा। इसको करते हैं समीकरण 1 गुना 3, समीकरण 1 ये है इसमें 3 से गुना करना, 3 गुना x 3x गुना 3 यानी कि 9x, फिर आगे माइनस 5 गुना 3 15y बराबर में 6 गुना 3 18। फिर दूसरा है गुना 5 करना है तो 2 गुना 5 10 प्लस 3 गुना 5 15,
और ये 61 गुना 5, 1 बचे 5, 6 बचे 30 यानी 305। इस तरह से दोनों करने पर जोड़ने में आप जानते हैं चिन्ह बदली नहीं होता। यहाँ हम देखिए y को विलुप्त करना तो y का गुणक 15 15 समान ले आए हैं। अब जब प्लस माइनस ये खत्म हो गई, यहाँ पर ये जो है 10 और 9 19 x बराबर ये 18 5 305 और 18 323 हो जाएगा। हमको x का मान निकालना है। 19 इधर जो है गुना में, उधर जाएगा तो भाग में। 19 जब उधर भाग में जाएगा तो 19 से इसमें भाग देंगे तो 19 से एक बार में लगेगा कि जो है 19 3 22 10। यहाँ पर ये 133 होगा और 19 से 7 बार में 133। इस तरह से x का मान आ गया 17। अब ये जो x का मान आया यही समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो y का भी मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा 3x - 5y बराबर 6। 3x - 5y बराबर 6। इसी में जो है ये x का मान जो 17 है ये रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 17 और माइनस में 5y बराबर में 6। तो 17 × 51 माइनस 5y बराबर में 6। ये जो है माइनस में 5y है बराबर के उस साइड जाएगा, ये प्लस में 5y हो जाएगा और इधर पहले से 51 है और ये जो प्लस में 6 इस साइड आएगा तो माइनस में 6। इस तरह से 51 में 6 माइनस हो जाएगा तो ये 45 और इधर 5y। हमको y का मान निकालना, 5 इधर गुना में इधर भाग में। 45 में जब 5 से भाग करेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। जिस तरह से y बराबर 9 या 9 बराबर y, इसी को जो है y बराबर 9 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा y का मान और x का मान 17 और 9 जो कि हम माने तो उसका लंबाई और चौड़ाई। यही आयत की बीमा ज्ञात करने के लिए क्या था, आयत की बीमा मतलब वही हुआ लंबाई और चौड़ाई। जिसमें लंबाई को हम 17 निकाले हैं तो 17 हो गया, चौड़ाई को हम जो 9 निकाले हैं तो 9 हो गया। यही आयत की बीमा हो गया। आशा करते हैं आप इसको भी अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।